हेलो एवरीवन। और आज हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा टॉपिक है या चैप्टर मैं बोलूँ जिससे लगभग मैं ये बोलता हूँ 40 से 50% के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो पीसीएस लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इससे अगर मैं मिनिमम बोलूँ तो 30% क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना सो डैट कि आपका ज्योग्राफी का बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो भी आपका कवर हो जाए। तो अगर हम फिजियोग्राफी की बात करें तो इंडिया को इन 6 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है और वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। सबसे पहले हिमालयाज़ हो गया, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया, फिर पेनिनसुला प्लेट्यू हो गया, फिर कोस्टल प्लेन्स हो गया, फिर आइलैंड हो गए, फिर डेजर्ट्स हो गए। तो इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अगर मैं जियोलॉजिकल तरीके से अगर इंडिया को डिवाइड करूं तो जियोलॉजिकल तरीके से इंडिया को 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक तो हिमालय, दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड तीसरा पेनिनसुला प्लेट्यूज, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो पेनिनसुला प्लेट्यू है वो कहाँ कहाँ तक विस्तृत रूप से फैला हुआ है। अगर आप देखोगे जो पेनिनसुला प्लेट्यू है तो यहाँ देखिए नीचे ये वाला जो अपलैंड है ना, ये वाला, ये वेस्टर्न घाट को छोड़ के जो कोस्टल प्लेन है, दोनों तरफ ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड को छोड़ के जो ये अपलैंड है, इसको हम बोलेंगे पेनिनसुला प्लेट्यू। अब देखिए जो पेनिनसुला प्लेट्यू है ना, ये सिर्फ इस रीजन तक ही नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ राजस्थान तक फैला हुआ है। इवन हल्का 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 ये दिल्ली तक फैला हुआ है। अब बोलोगे कैसे सर? देखिए राजस्थान के अगर आप जाओगे तो राजस्थान के ऊपर आपको हो सकता है थार डिजर्ट में क्या दिखे, रेगिस्तान दिखे। तो बट उसके नीचे का जो बेस है वो प्लेट्यू है। वो क्या है? प्लेट्यू है। वैसे अगर आप यहाँ देखोगे इस साइड ईस्टर्न साइड देखोगे तो जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू भी इसी के अंदर आ गया, ये पेनिनसुला प्लेट्यू के अंदर। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते जो ये मेघालय प्लेट्यू है और ये कार्बी अलोंग प्लेट्यू है, ये भी एक्सटेंशन है किसका? पेनिनसुला प्लेट्यू का। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछे कि ये जो मेघालय प्लेट्यू है ये किस जियोलॉजिकल फीचर के अंदर आता है, तो आपको बोलना है ये पेनिनसुला प्लेट्यू के अंदर। वैसे ही जो ये राजस्थान का जो एरिया है उसका जो बेस है वो किसका है? वो पेनिनसुला प्लेट्यू का है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी। इसके अलावा अब हिमालय की बात करते हैं, फिर हम गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो सारी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आप चीज़ें धीरे धीरे मैं बताते जाऊँगा। अब देखिए जो हमारे हिमालय फैला हुआ है फ्रॉम दिस नंगा पर्वत टू नामचा बारवा, ये नामचा बारवा, यहाँ इस तरीके से ये जो हमारा हिमालय है वो फैला हुआ है। अब यहाँ देखेंगे आप इस पर्टिकुलर पार्ट को वेस्टर्न हिमालय कहते हैं, ये मिडिल हिमालय हो गया, इसको पूर्वांचल कहेंगे, ठीक है। और ये इस तरीके से फैला हुआ है। इवन इसका जो एक्सटेंशन है, ये जो पूर्वांचल हिमालय का एक्सटेंशन है, ये आगे बढ़ते बढ़ते ये आपको अंडमान निकोबार तक मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए वेस्टर्न जो हिमालय है इसमें अलग अलग रेंजेस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे ये नेपाल वाला जो रीजन आ गया वो हिमालय इस तरीके से फैला हुआ है। और इस वाले सेक्शन में ईस्टर्न सेक्शन में बात करूँगा तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक इस तरीके से फैला हुआ है। और फिर ये इस तरीके से टर्न ले लेता है और इसको पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। यहाँ पे अराकन यूमन रेंजेस हैं और वो एक्सटेंड होती रहती है, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि जब ये एक्सटेंशन हुआ था पेनिनसुला प्लेट्यू का, तो इस तरीके से यहाँ पे एक गैप आ जाता है कि देखोगे आप कि ये मेघालय प्लेट्यू है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, और यहाँ पे एक गैप देखने को मिलेगा, इसको मालदा गैप कहते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या कहते हैं? मालदा गैप कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं, हिमालय की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक हाँ ये वाला मैप दिखा देता हूँ। अब हिमालय की बात करते हैं तो ये देखिए हिमालय कैसे बने, आप सभी को पता है कि जो इंडियन प्लेट थी, ये इंडियन प्लेट इस तरीके से जा रही थी और ये यूरेशियन प्लेट से टकराई। जब इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ तो फिर क्या हो गया? हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालयाज़ का निर्माण हुआ, ठीक है। और जब हिमालयाज़ का निर्माण हुआ तो डिफरेंट डिफरेंट पीक बनी, डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस बने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा डीप में आपको ये, क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी वीडियो। और साथ साथ में क्योंकि अब जल्दी जल्दी आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो ये एक प्रकार से रिवीजन वीडियो है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखोगे आप, ये हिंदू कुश रेंज है, ये कुनलुन माउंटेन्स हैं, ये सुलेमान रेंज है। तो इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ था। अब हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो इंडिया के अंदर हिमालय का एक्सटेंशन किस तरीके से वन बाय वन उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक करके बता देता हूँ। अब यहाँ पे बात करेंगे ठीक है, हिमालय की बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे वेस्टर्न हिमालयज़ की, फिर हम मिडिल हिमालय में आएंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट हिमालय में आएंगे और फिर पूर्वांचल हिमालय में आएंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा डिस्कस हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालयज़ की। देखिए, अब मैं एक आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ कि किस तरीके से जब हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जब टकराए तो किस किस तरीके से माउंटेन बने। तो एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि चीज़ें आपको और बेहतरीन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब क्या हुआ, कोलिजन हुआ तो उस तरीके से देखिए, जब कोलिजन होता है तो टिबेटन प्लेटू बना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ ट्रांस हिमालयज़ हैं, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय आता है, फिर लेसर हिमालय बने, फिर शिवालिक्स बने, फिर हमारे इंडो गंगेटिक प्लेन बने और फिर पेनिनसुला प्लेटू बना। तो इस तरीके से सीरीज़ बाय सीरीज़ ये चीज़ें बनती रहती है जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। रिलीफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय। देखिए क्या होता है ना, जब टकराया तो प्लेटू भी बनता है, हिमालय रेंजेस भी बनती है, पीक्स भी बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू तो है ही, फिर क्या है ना, इंडस सांगपो सच्चर जोन। देखिए, जब क्या होता है ना, जब दो प्लेट आपस में टकराई तो वो क्या होगी, आपस में वेल्ड हो गई, ठीक है। वो आपस में क्या हो गई, वेल्ड हो गई। तो उसी को ही, वेल्डिंग को ही सच्चर कह रहे हैं, ठीक है। तो इंडो सांगपो सच्चर जोन ये नदियों के नाम से पड़ गया है, ठीक है, क्योंकि उस एरिया में इंडस और सांगपो नदियाँ थी और यूरेशिया और इंडियन प्लेट के बीच में ये नदियाँ थी, आपस में ये टकराई और वेल्ड हो गई। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर एरिया का नाम हमने इंडस सांगपो सच्चर जोन दिया, ठीक है। अब इस बीच में क्या था, 33 हिमालय था, इसको छोड़ो, 33 हिमालय की कहानी बाद में बताऊंगा कभी, ठीक है। इसके बाद आई ग्रेट हिमालयज, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो जो हिमालय बने ना, अगर आप हिमालय की बात करो तो जो हिमालय बने वो वन बाय वन बने। ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ ग्रेट हिमालय बन गई, लेसर हिमालय बन गए, शिवालिक बन गया, ये सारे एक साथ नहीं हुआ, ठीक है। एक एक करके बना। देखिए, जब ये प्लेट मान लेते हैं, एक मिनट है, देखिए जब ये प्लेट मान लेते हैं यूरेशियन प्लेट और ये अपनी इंडियन प्लेट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जब आपस में इस तरीके से टकराए तो रेंजेस बनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सच्चर जोन बना, फिर यहाँ पे ग्रेट हिमालय बने, ठीक है। फिर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मिलियंस, ठीक है, 20-25 मिलियन बाद फिर हमारे क्या बने, यहाँ पे मिडिल हिमालय बने। तो फिर इस बीच में क्या हुआ, थ्रस्ट देखने को मिला, इस बीच में क्या हुआ, थ्रस्ट देखने को मिला। तो फिर आप देखोगे ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में आपको MCT देखने को मिलेगा, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखोगे जब लेसर हिमालय बने, ठीक है, उसके बाद फिर क्या बने, शिवालिक बने। तो फिर लेसर हिमालय और फिर शिवालिक के बीच में आपको MBT देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर शिवालिक और इंडो गंगेटिक प्लेन के बीच में आपको HFF दिखेगा, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हुआ। अब मैं वन बाय वन चीज़ों को बताता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, आपको दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा, ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ग्रेट हिमालय देखने को मिलेंगे, फिर आपको मिडिल हिमालय, फिर आउटर हिमालय, फिर यहाँ पे आपको इंडो गंगेटिक प्लेन मिलेंगे और फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको पेनिनसुला प्लेटू देखने को मिलेगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। नाउ अब बात करें ट्रांस हिमालयज। तो जो ट्रांस हिमालयज हैं उसको बताता हूँ मैं अब। ट्रांस हिमालय में इंडिया के अंदर मेनली 3 रेंज है, ठीक है। तो ये हमारे हिमालय इंडिया के अंदर कहाँ से फैला हुआ है, फ्रॉम नंगा पर्वत तो नामचा बारवा, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं किसकी, ट्रांस हिमालय की। अब ट्रांस हिमालय में 3 रेंज है मेन, ठीक है। पहली तो काराकोरम रेंज हो गई, फिर लद्दाख रेंज हो गई और फिर जास्कर रेंज हो गई, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, ये किसकी रेंजेस है, ये ट्रांस हिमालय की रेंजेस है। और काराकोरम के अंदर आपको K2 देखने को मिलेगा, गॉडविन ऑस्टिन पीक जिसको कहते हैं। ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको जो रेंज देखने को मिलेगी उसे बोलते हैं हम ग्रेट हिमालयज, ठीक है। ये इस तरीके से एक्सटेंड होते हुए
यहाँ आगे तक जाती रहेगी। तो ये अब होगी ग्रेट हिमालय। अब थोड़ा सा ग्रेट हिमालय के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ग्रेट हिमालय है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। अब देखिए, जो ग्रेट हिमालय है, वो जो ग्रेट हिमालय है उसको आप इनर हिमालय भी कहेंगे या हिमाद्री भी कहेंगे। तो एक ही बात है, चाहे आप ग्रेट हिमालय कह लें चाहे हिमाद्री कह लें, ठीक है। अब जो ये ग्रेट हिमालय है ना, ये कंटिन्यूअस रेंज है, मतलब ये बीच में इस तरीके से टूटी नहीं है, मतलब हल्की फुल्की टूटी होगी बट हम उसे कंटिन्यूअस मानते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस रेंज है। अगर आपसे पूछा जाए तो ग्रेट हिमालय क्या है, कंटिन्यूअस रेंज है। इसकी एवरेज हाइट आपको 6100 मीटर के आसपास या 6000 मीटर के आसपास देखने मिलेगी। इसमें आपको कुछ पासेस भी देखने को मिलेंगे। पासेस कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा। फिर इसमें दुनिया की जो सबसे लॉफ्टिएस्ट यानी कि सबसे जो ऊंची पीक्स हैं वो ग्रेट हिमालय के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो सपोज़ अगर आपसे पूछा जाए कि यार ये सबसे बड़ी ये माउंट एवरेस्ट है, ये पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, ये इंडिया के अंदर कौन से रेंज के अंदर मिलती है, तो आप बोलेंगे ग्रेट हिमालय के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि लॉफ्टिएस्ट पीक हमेशा ग्रेट हिमालय के अंदर मिलती हैं। फिर इसका जो कोर है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, थोड़ा सा जियोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने जियोलॉजी समझी है तो ये चीज़ें आपको आसान लगेंगी, बट फिर भी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको वो भी आपको आसान ही लगेंगी। अब इसमें देखिए, पासेस मिलते हैं, पीक्स मिलते हैं, इसके अलावा कुछ लेक्स मिलेंगी, ठीक है। कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो इम्पोर्टेंट है, और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसे हम क्रेवाज कहते हैं, ठीक है। अब क्रेवाज क्या होते हैं, वो ग्लेशियल क्लेज होते हैं, ग्लेशियल क्लेज होते हैं। अब क्या होता है ना, देखिए, अब जैसे मैं जो ग्लेशियल क्ले है, ये क्रेवाज है, आपको ये कश्मीर वैली के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इनमें ना जो ये क्रेवाज हैं, ग्लेशियल क्लेज हम इनको बोलेंगे, यहाँ पे आपको जाफ़रान देखने को मिलेगी, जाफ़रान उगाई जाती हैं, ठीक है। ये लोकल ब्रांड है सैफरन का जम्मू के अंदर ये जाफ़रान यहाँ पे उगाई हुई मिलती है क्रेवाज के अंदर। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब क्रेवाज में क्या होता है ना, देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को जल्दी जल्दी, फिर लंबी होती है ना वीडियो। देखिए, इस तरीके से माउंटेन रेंजेस है। अब क्या होता है ना, आपको ग्रेट हिमालय में क्या होगा कि आपको कंटिन्यूअस क्या देखने को मिलेगी, कंटिन्यूअस आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। हाँ, साल भर आपको यहाँ बर्फ़ देखने को मिलेगी। अब क्या होता है कि पहाड़ों से क्या होती है, बर्फ़ बर्फ़ गिरती है। अब कुछ यहाँ पे क्या होते हैं ना, इन जो ये आप देख रहे हो, ये ढलान देख रहे हो, यहाँ पे कुछ फ्लैट लैंड होती हैं। अब इन फ्लैट लैंड में क्या होता है ना, ये ग्लेशियर्स पिघल के और जो मोरेन्स होते हैं वो यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर ये आगे बढ़ जाते हैं। तो ये फिर क्या होता है, ये जो फ्लैट लैंड है ना, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्लेशियल क्ले, उन फ्लैट लैंड में ग्लेशियल क्ले क्या होता है, जमा हो जाता है, जिसे हम क्रेवाज कहते हैं। सिंपल सिंपल है ना। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं और चीज़ों की, ठीक है। अब मैं लेक की बात कर रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात कर रहा था, पासेस की बात कर रहा था, लॉफ्टिएस्ट पीक की बात कर रहा था। अब इनकी वन बाय वन बात करते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो कहाँ पे करें बात, इस वाले पर्टिकुलर उसमें करते हैं, ठीक है। मैं जैसे जैसे बताता जाऊँगा आप देखते जाइए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पासेस की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर रेंज पे पीर पंजल पास आपको देखने को मिलेगा। फिर यहीं पे आपको बुर्जिल पास देखने को मिलेगा, ठीक है। बुर्जिल पास लिख नहीं रहा हूँ, सिंपल इस तरीके से लिख रहा हूँ, बुर्जिल पास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको जोजिला पास यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप क्या करोगे ना, श्रीनगर से लेह की तरफ जाओगे तो आपको जोजिला पास देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको खारदुंगला पास देखने को मिलेगा, ठीक है, खारदुंगला पास। और ये नुब्रा वैली की तरफ जाता है और यहाँ पे आपको सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा। तो ये जो नुब्रा वैली है, जो नुब्रा नदी, देखिए नुब्रा नदी है तो नुब्रा वैली हो जाएगी। तो ये जो खारदुंगला पास है, ये नुब्रा वैली से जाते हुए आपको यहाँ पे सियाचिन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पास हो गए जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पे हिमाचल की बात करते हैं, तो हिमाचल में जो इम्पोर्टेंट है सिपिकला पास, ठीक है, सिपिकला पास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिमाचल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट ये सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर आपको दो पासेस इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, एक नाथुला होगा, ठीक है, नाथुला पास हो गया, और एक जेलीपला पास हो गया, ठीक है, जेलीपला पास हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में आपको बोमडिला पास देखने को मिलेगा, ठीक है, बोमडिला पास आपको देखने को मिलेगा।
फिर देखिए ये जो जेलीपला पास है ना, पहले नाथुला आता है फिर जेलीपला आता है। और जो ये जेलीपला पास है ये ट्राई जंक्शन है किस किस का, ये भूटान का और ये सो कॉल्ड चाइना तिब्बत जिसको बोलते हैं और अपने इंडिया का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बोमडीला पास मिलेगा और फिर यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट दीपू पास मिलेगा, ठीक है, दीपू पास या इसे दीपर पास भी कहते हैं, ठीक है, दीपर पास भी कहते हैं। तो ये जो दीपू पास है ना ये भी ट्राई जंक्शन है किसका, ये सो कॉल्ड चाइना का और ये अपने इंडिया का और यह म्यांमार का, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं, कभी ऐसा होता है वेस्ट टू ईस्ट आपको रेंज करने के लिए आ सकता है, तो मैंने ये बता दिया आपको। अब पीक्स की बात करते हैं। जैसे मैंने ट्रांस हिमालय में आपको K2 बताया था ना, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। वैसे ही अब बात करते हैं यहाँ पे कि ग्रेट हिमालय में कौन कौन सी आपको पीक्स देखने को मिलेगी। तो ग्रेट हिमालय की जो इम्पोर्टेंट पीक्स है ना वो आपको मेनली यहाँ नेपाल के अंदर देखने को मिलेगी। तो मैं बता दूँ आपको, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको पता ही है कौन सी है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर माउंट एवरेस्ट के अगर ईस्ट में देखेंगे ना आपको तो यहाँ पे मकालू मिलेगी, मकालू, ठीक है। फिर अगर माउंट एवरेस्ट के इधर आ जाओगे तो यहाँ पे आपको मानसालू देखने को मिलेगी, मानसालू, ठीक है। और फिर इधर आओगे तो अन्नपूर्णा देखने को मिलेगी, अन्नपूर्णा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसी के अंदर नेपाल के अंदर धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो हो सकता है आपको अरेंज करने के लिए भी बोल दिया जाए कि किस तरीके से। खैर अभी तक इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पर मैं जस्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, याद रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। और ये कैलाश रेंज है यहाँ पे, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। तो हमने बता दिया इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर आपको ग्रेट हिमालय देखेंगे ना, ग्रेट हिमालय और यहाँ पे एक पीर पंजल रेंज है। अभी मैं जब मिडिल हिमालय की बात करूँगा तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजल के बीच में आपको यहाँ पे कश्मीर वैली आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई थी यहाँ नीचे पे, ठीक है। करेवाज हो गए, ठीक है। हाँ, लेक्स की बात करते हैं अब यहाँ पे, इसीलिए मैंने लिखा था ताकि मैं चीज़ें भूलूँ ना, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे आप ना, यहाँ पे समझाता हूँ आपको, कहाँ गया वो, थोड़ा सा रुकिए आप। हाँ, यहाँ पे समझाता हूँ आपको। देखिए जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे ये पीर पंजल रेंज है, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं बना पा रहा हूँ पर आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये क्या होगी, ये कश्मीर वैली होगी, यहाँ पे ये कश्मीर वैली हो गई, ठीक है, ये वाली। अब इस कश्मीर वैली में आपको इम्पोर्टेंट लेक कौन सी, एक तो वुलर लेक देखने को मिलेगी, ठीक है, वुलर लेक आपको देखने को मिलेगी। और फिर यहाँ पे आपको डल लेक भी देखने को मिलेगी। दो बहुत ही खूबसूरत लेकें हैं जिन्हें डल लेक भी कहते हैं। और जो ये इम्पोर्टेंट याद रखना, आप इम्पोर्टेंट याद रखना, ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको और समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये ग्रेट हिमालय है, ये पीर पंजल रेंज है और यहाँ पे आपको वेरीनाग से झेलम नदी निकलते हुए दिखेगी। और झेलम नदी, ये जो वुलर लेक आती है श्रीनगर के बाद, ये श्रीनगर के बाद वुलर लेक आती है। फिर वुलर लेक के बाद इस तरीके से बारामूला उरी से होते हुए इस तरीके से ये झेलम रिवर पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप डल लेक है, यहाँ पे डल लेक है। और डल लेक के पास, डल लेक के नॉर्दर्न साइड बोलूँ या राइट हैंड साइड बोलूँ, यहाँ पे आपको डाचिगम नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। और डाचिगम नेशनल पार्क की जो खासियत है, यहाँ पे एक जानवर पाया जाता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम हंगुल भी कहते हैं। डाचिगम नेशनल पार्क में हंगुल या कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं इसे, ठीक है, इसे कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। अब देखिए कश्मीरी जो स्टैग है क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसको इसी तरीके से लिखा जाता है IUCN की भाषा में। तो हंगोल जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब हमने झेलम रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि झेलम रिवर पे यहाँ पे वुलर है, फिर बारामूला उरी से होते हुए ये इस तरीके से आगे चला जाता है। और जो ये ध्यान रखिए, जो झेलम रिवर है, झेलम रिवर पे एक इम्पोर्टेंट डैम है जिसे मंगला डैम भी कहते हैं, जिसे मंगला डैम भी कहते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, देखो मैं सारी चीज़ें मिक्सअप में इसलिए बता रहा हूँ कि वहीं पे चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। दो ये वीडियो थोड़ा सा लंबी रहेगी, बट आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ बता दूंगा ना, तो फिर आपको अलग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, और जो विजुअलाइजेशन होता है ना, वो विजुअलाइजेशन करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, इसलिए सारी चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ आप समझ गए। अब इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको खुद ही भाई वीडियो पॉज करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं। आपने इंडस रिवर के बारे में सुना होगा। तो ये मानसरोवर से आती हुई है, और इस तरीके से पहले ये जो ये लद्दाख रेंज है, इसके ऊपर से जाती है, फिर ये नीचे से जाती है, और ये लद्दाख रेंज, लद्दाख ये इस तरीके से लेह कारगिल से होते हुए आगे गिलगित तक जाती है, और फिर इस तरीके से नीचे आते हुए ये कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, यहाँ ऊपर से श्योक रिवर आती है। ठीक है, श्योक रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, और जब ये पीओके में जाती है, तो यहाँ पे एक गिलगित रिवर है, इसके पास मिलती है। तो ये दो इम्पोर्टेंट रिवर है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंडस रिवर है वो लेह कारगिल से होते हुए इस तरीके से जाती है। तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, जो चीज़ मैंने बता दी। वैसे वैसे मैं आपको नदियाँ भी बताते जा रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, विजुअलाइजेशन करने में आसानी होगा, और दो टॉपिक कवर हो जाएंगे, एक फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, और साथ साथ में जो हमारा रिवर वाला जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम किसकी, मिडिल हिमालय की बात करते हैं। तो मिडिल हिमालय में क्या क्या चीज़ें हैं पहले वो देखते हैं। ठीक है, अब मिडिल हिमालय कहाँ चला गया, ग्रेट हिमालय हो गया। अच्छा, अब ईस्टर्न हिमालय की भी तो बात करनी है। ठीक है, तो मिडिल हिमालय देखिए, ईस्टर्न हिमालय की, जो ईस्टर्न हिमालय की बात करते हैं, और फिर मैं, चलो पहले वेस्टर्न हिमालय की सारी बातें बात करते हैं, और फिर हम ईस्टर्न हिमालय पे एक एक करके आ जाएंगे। तो देखिए, वेस्टर्न हिमालय में देखिए, सबसे पहले क्या था हमारा, सबसे पहले ट्रांस हिमालय आ गया। ठीक है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय आ गया, फिर ग्रेट हिमालय आ गया, और फिर मिडिल हिमालय आ गया। तो पहले मिडिल हिमालय के बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर हम शिवालिक के बारे में पढ़ लेंगे। अब देखिए, मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय भी कहेंगे, और हिमाचल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ ना, जब मैंने बोला था ना, यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट है, ये आपस में जब टकराई, तो क्या हुआ, आपस में टकराए तो पहले ग्रेट हिमालय बने, फिर उसके बाद मिडिल हिमालय बने। तो जो आपस में टकराए ना, तो ये मोस्ट रग्ड रेंज बन गई, और जब मोस्ट रग्ड होगी ना, ज़्यादा आपस में टकराई, तो जो कॉन्टिन्यूस नहीं बन पाई, ये बीच में टूट गई रग्ड की वजह से। तो इसको इसलिए डिसकंटिन्यूस रेंज कहा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है, उनकी हम बात करेंगे। इसकी जो एवरेज हाइट है, देखिए एनसीईआरटी में अलग अलग लिखा हुआ है, बट मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। जो 11वीं की और 9वीं की एनसीईआरटी में थोड़ा अलग से लिखा है, बट उसका मीडियम लेके आया हूँ मैं, 3500 से 4500 के आसपास आपको मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट जो टूरिस्ट प्लेस हैं, वो आपको इसी एरिया में देखने को मिलेंगे। जैसे आपका हो गया नैनीताल, हो गया अल्मोड़ा, हो गया और मंडी हो गया। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट कुल्लू मनाली, मनाली हो गया, मंडी हो गया, ये सारे इम्पोर्टेंट जो टूरिस्ट प्लेस है, वो मिडिल हिमालय में आपको देखने को मिले। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यार, जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं वो कौन से हिमालय के अंदर आते हैं, तो वो मिडिल हिमालय के अंदर आ गए, और इसको लेसर और हिमाचल भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंट रेंजेस की बात करते हैं, और फिर वहाँ पे कौन सी नदी सिस्टम है उसकी भी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखिए, मिडिल हिमालय की बात करते हैं, लेसर हिमालय की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखो, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आप देखो कि ये पीर पंजल रेंज है। ठीक है, यहाँ पे आपको पीर पंजल रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस है तो एक साथ नहीं है, तो उसके बाद आपको धौलाधर रेंज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, धौलाधर रेंज देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको उत्तराखंड में धंग और दुधवा रेंज देखने को मिलेगी। फिर ये जो रेंज जो ये हिमालय मिडिल हिमालय, इसका एक्सटेंशन होता है, और फिर ये नेपाल में चली जाती है। तो इसे यहाँ चुरिया रेंज बोलते हैं, महाभारत रेंज हो गई। ठीक है, और इसी तरीके से ये यहाँ तक रहती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे इसको देखेंगे, अभोर,
दाफला, मिसमी, ये रेंज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी ईस्टर्न हिमालय की बात अभी करेंगे, बट ये आपको देखने को मिला। तो एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है पीर पंजल रेंज, ये है हमारे धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज। ठीक है, ये आपको मिलेगा धंग रेंज। ठीक है, ये आपको दुधवा रेंज, दुधवा रेंज। ठीक है, स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, थोड़ा उसको देख लीजिएगा, वैसे तो ठीक ही लिख रहा हूँ। ये होगी चुरिया रेंज, ये नेपाल में मिलेगी। ये होगी महाभारत रेंज। ठीक है, महाभारत रेंज। इस तरीके से आपको अलग अलग डिसकंटिन्यूअस वे में डिफरेंट रेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपसे पूछी जाए कि ये रेंजेस कहाँ हैं भाई, तो ये रेंजेस आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, मिडिल हिमालयज में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बताना। अब जो ये दुधवा रेंज है ना, ये आपको तराई एरियाज में देखने को मिलेगी, उत्तराखंड में, और थोड़ा सा ये एक्सटेंशन हो जाता है नेपाल में, नेपाल में, और थोड़ा सा जो नेपाल से लगते हुए जो बॉर्डर हैं, अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दुधवा नेशनल पार्क आपने सुना होगा, तो इम्पॉर्टेंट है कि जो दुधवा नेशनल पार्क है ना, वो तराई का एक रीजन है, वहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, ये कहाँ है, ये हमारे यहाँ पे यूपी में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब मैं यहाँ पे रिवर्स बता देता हूँ आपको, इंडस रिवर सिस्टम की 2 रिवर तो मैंने आपको बता दी, अब तीसरी रिवर मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरी जो रिवर है, वो तीसरी रिवर है चिनाब। अब चिनाब कहाँ से निकलती है, चिनाब निकल रही है आपकी कहाँ से यार, ये बोलूँगा मैं, चिनाब निकल रही है आपकी ये बारालाचा। ठीक है, बारालाचा पास से। ठीक है, बारालाचा पास से, अब बारालाचा पास के वेस्ट से आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे चंद्रा और भागा, ये 2 रिवर आपस में तांडी में मिलती है, टांडी में मिलती है, और फिर ये आगे बढ़ती है। फिर ये जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और रामबन डिस्ट्रिक्ट से पीरबंजल और धौलाधर को काटते हुए ये आगे बढ़ती है, और इस तरीके से चिनाब रिवर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं नीले से इसको दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये हुआ चंद्रा भागा तांदी पे मिला, ये आ गया, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में मिला, फिर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, फिर रामबन डिस्ट्रिक्ट में, फिर ये आगे बढ़ा, और इस तरीके से ये पाकिस्तान में चलेगी, ये हमारी चिनाब रिवर। ठीक है, अब इस चिनाब रिवर पे आप देखोगे तो कुछ इम्पोर्टेंट ये हैं डैम्स है। ठीक है, जिसमें इम्पोर्टेंट है सलार डैम। ठीक है, सलार डैम, दुलहस्ती डैम। ठीक है, दुलहस्ती डैम, दुलहस्ती डैम। ठीक है, और एक डैम है बगलिहार, दूसरा है बगलिहार डैम। ठीक है, ये 3 डैम इम्पोर्टेंट है, सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार डैम है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो झेलम रिवर है वो दोबारा से चिनाब में ही मिल जाती हैं। देखिए जितनी भी रिवर हैं, जो और रिवर होंगी वो सारी चिनाब में मिलेगी, और चिनाब लास्ट में इंडस रिवर में मिल जाती है। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। फिर उसके बाद अब आप देखोगे तो एक रिवर है रावी रिवर। ठीक है, तो रावी रिवर भी अगर आप देखोगे तो रोहतांग पास से निकलती है। ठीक है, रोहतांग पास से ही निकलती है, और जो ये रिवर है कौन सी, चिनाब रिवर है, ये भी रोहतांग, जो रोहतांग वो है पास है, उसके वेस्ट से ही निकलती है, और बारालाचा यहाँ पे है, बारालाचा पास भी है। ठीक है, तो बारालाचा पास से भी होते हुए, रोहतांग पास होते हुए, वहीं कहीं से ये निकलती है। ठीक है, रोहतांग पास से। अब जो रावी रिवर है वो भी रोहतांग पास से नीचे से निकलती है, कुल्लू वैली से गुजरती है, और ये इस तरीके से जो हमारी धौलाधर रेंज है उसको कट करती है, फिर ये आगे बढ़ती है। ठीक है, और इस तरीके से ये आगे बढ़ते हुए इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए फिर इस तरीके से कहाँ चली जाती है, ये वहाँ चली जाती है, कहाँ, ये पाकिस्तान में। ठीक है, और यहाँ पे एक डैम भी है, इसे रंजीत सागर डैम भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। फिर आपको यहाँ पे एक और रिवर मिलेगी जिसे हम ब्यास रिवर कहते हैं, ये ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, रोहतांग पास से, रोहतांग पास के नीचे से, और ब्यास रिवर इस तरीके से आती है, और ये हरिके में ये सतलज रिवर से मिल जाती है। ठीक है, अब क्या है ना, ब्यास पे है, ब्यास पे आपको पोंग डैम मिलेगा, पंडो डैम मिलेगा। ठीक है, और ये हरिके पे इस तरीके से मिल जाती है। फिर अगर आप देखोगे
तो ये जो रिवर है कौन सी, ये सतलज रिवर है। तो ये सतलज रिवर ये मैंने जो पास बताया था, ठीक है, सिपली का पास, वो इससे आगे आते हुए इस तरीके से जाती है, हरिके पे मिल जाती है। नापता झाकड़ी डैम और यहाँ पे गोविंद सागर डैम भी आपको यहाँ पे इस पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको डैम भी बता दी, सॉरी ये रिवर भी बता दी, उन पे जो इम्पोर्टेंट डैम है वो भी बता दिया, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आई थिंक ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है हमारे पास। इसके बाद हम शिवालिक को देखेंगे कि शिवालिक में किस किस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक जितनी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, वो आपको समझ में भी आ रही होगी, ठीक है। तो दोबारा से समझा दूँ मैं, ये जो रिवर्स हैं, झेलम रिवर मैंने आपको बता दिए। झेलम रिवर पे मंगला डैम इम्पोर्टेंट था। उसके बाद चिनाब रिवर बता दी मैंने। चिनाब रिवर का जो ओरिजिन है वो बारालाचा पास मैंने बताया आपको, ठीक है। बारालाचा पास से निकल ली है ये, ठीक है, बारालाचा पास से यहाँ पे निकल ली है, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे रावी रिवर बताया आपको, तो जो रावी रिवर है वो रोहतांग पास से ही आपस में निकल ली है। और यहाँ पे जो रंजीत सागर डैम मैंने आपको बताया, किस पे, रावी रिवर पे, इसे थीन डैम भी कहा जाता है। फिर उसके बाद मैंने जो ब्यास रिवर बताई आपको, ये भी रोहतांग पास के नीचे से निकलती है, ब्यास कुंड से कुल्लू वैली से गुजरते हुए धौलाधार रेंज को काटते हुए यहाँ पे हरिके में मिलती है। ये हरिके पंजाब डिस्ट्रिक्ट में है। फिर उसके बाद मैंने सतलज डैम बताया आपको, सॉरी सतलज रिवर बताया आपको। तो ये सतलज रिवर इस तरीके से निकल ली है, ठीक है। ये सिपलिका पास है जो, ठीक है, सिपकिला पास है जो, सिपिकला पास है, सिपिकला, ठीक है, सिपिकला पास जो है, वहाँ से होते हुए यहाँ पे नापता झाकड़ी डैम मिलेगा आपको। फिर नापता झाकड़ी से आप आओगे तो आपको गोविंद सागर डैम मिलेगा। तो और इस पे भागड़ा नकल प्रोजेक्ट पे आपको इसी रिवर पे देखने को मिलेगा। तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। ये देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पार्ट में बताऊँगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ शिवालिक के बारे में, ठीक है। अब ये बताता हूँ मैं शिवालिक के बारे में। ये मिडिल हिमालय हो गया। अब देखिए शिवालिक पे जाने से पहले मैं आपको दून और द्वारस के बारे में बताना चाहूँगा। तो दून और द्वारस के बारे में आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि देखो भाई, जब आपस में ये दोनों प्लेट्स टकराई तो ग्रेट हिमालय बने। फिर समय बाद मिडिल हिमालय बने। फिर कुछ समय बाद आउटर हिमालय बने। तो उनके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। तो देखो जैसे एक मिनट है, जैसे ये आपको ग्रेट हिमालय मिले, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये मिडिल हिमालय बने, ठीक है, मिडिल हिमालय बने। एक मिनट, थोड़ा ढंग से बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ग्रेट हिमालय बने, ठीक है। फिर इनके बीच में MCT लाइन भी है ना, तो इस तरीके से ये मिडिल हिमालय बने। अब फिर क्या हुआ ना, मिडिल हिमालय बने, उसके बहुत टाइम बाद आपको आउटर हिमालय मिले। बट उसमें बीच में क्या हुआ कि इस मिडिल हिमालय से बहुत सारी जो रिवर्स थी वो इस तरीके से आती रही, ठीक है। अब जब ये मिडिल हिमालय से रिवर्स आती रही, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है कुछ समय बाद फिर से क्या बन गए, आउटर हिमालय बन गए। अब क्या हुआ, इस आउटर हिमालय ने इन रिवर का रास्ता रोक दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इन रिवर ने इस मिडिल हिमालय जो आउटर हिमालय है इसको काटना स्टार्ट कर दिया और अपना रास्ता बनाया। तो ऐसी रिवर्स को क्या बोला जाता है, एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है। तो अगर आपसे बोला है दो तरीके की रिवर होती है, एक एंटीसीडेंट रिवर और एक सुपर इम्पोज रिवर। तो एंटीसीडेंट रिवर आपको कहाँ मिलेंगी, ये हिमालयस में मिलेंगी। और जो सुपर इम्पोज रिवर है वो कहाँ मिलेंगी आपको, वो मिलेगी कहाँ, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में। अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या कर दिया, ये क्या हुआ कि जो ये रिवर बनाई, ठीक है, जो ये रिवर्स थी, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ बीच में कुछ लेक्स रहे होंगे, तो लेक्स में पानी भरा, ठीक है, लेक्स में पानी भरा। बट बाद में क्या हो गया ना, इन रिवर ने इसको भी काटना स्टार्ट करा और अपना रास्ता बना दिया और आगे बढ़ गए। अब क्या हुआ कि जब रिवर्स ने अपना रास्ता बन के आगे निकल गए,
तो कुछ जो यहाँ पे लेक्स रहे होंगे उसका पानी तो आगे चला गया, तो वो अब क्या हो गया, सूख गया। वो जो एरिया था, जो लेक का एरिया था वो सूख गया, जो फ्लैट लैंड्स थे वो सूख गए, क्योंकि पानी तो आगे निकल गया। तो वो जो फ्लैट लैंड बचे ना, उनको दून्स कहा गया। कहाँ? ईस्टर्न साइड में, सॉरी वेस्टर्न साइड में। उनको कहाँ? वेस्टर्न साइड में क्या कहा गया? उनको वेस्टर्न साइड में दून्स कहा गया, और ईस्टर्न साइड में इनको द्वार्स कहा गया। ईस्टर्न साइड में उनको द्वार्स कहा गया। तो आप देखोगे, दून्स देखोगे, देहरादून देखोगे, ठीक है, देहरादून देखोगे, कोटी दून देखोगे, ठीक है, 2-3 दून और हैं वो भी आप देखोगे, तो ये सारे के सारे दून और द्वार मिलेंगे। और ये दून और द्वार दोनों क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं। क्या होते हैं? फर्टाइल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे खेती बाड़ी ठीक ठाक होती है। ये द्वार आपको कहाँ मिलेंगे? जैसे बंगाल द्वार आपको वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दून्स कहाँ मिलते हैं, दून्स आपको वेस्टर्न साइड में मिलेंगे, द्वार आपको कहाँ मिलेंगे? ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब बने उसके बाद हम शिवालिक की बात करते हैं, जिसे हम आउटर हिमालय कहते हैं। इसकी एवरेज हाइट अगर आप देखोगे तो 1800 से 1200 मीटर आपको देखने को मिलेगी। अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स होते हैं ये, जो ये पूरी रेंज है। और अगर आप देखोगे ना, अगर आप मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे जो ये मैप था ऊपर का, उसको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। कौन सा गया? ये वाला मैप। तो अगर आप देखोगे वेस्टर्न हिमालय में देखोगे, तो ये जो रेंजेस है ये दूर दूर हैं, देखिए ये दूर दूर हैं। बट वहीं अगर आप ईस्टर्न हिमालय में देखोगे तो ये जो रेंज है ना, इनके बीच की जो विड्थ है वो कम हो गई है, ठीक है। तो विड्थ कम हो गई है, तो यहाँ पे आपको ग्रेट हिमालय और थोड़ा बहुत मिडिल हिमालय देखने को मिलेगा। बट ईस्टर्न साइड आपको आउटर हिमालय नहीं देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हमने बहुत सारी बात कर दी है किसकी? वेस्टर्न हिमालय की। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ईस्टर्न हिमालय की बात करते हैं, ठीक है। अब ईस्टर्न हिमालय की वन बाय वन हम बात करते हैं। कहाँ चला गया भाई? हाँ, ये है ईस्टर्न हिमालय। अब जो ये ईस्टर्न हिमालय है, तो आप देखोगे मैंने जैसे बोला आउटर हिमालय तो यहाँ से गायब भी है, ठीक है। तो जो ग्रेटर हिमालय है वो भी हल्का हल्का है। तो मिडिल हिमालय है, जैसे उसकी जो कुछ रेंजेस हैं, अबोर हो गई, दाफला हो गई और मिसमी हो गई, ठीक है। ये इस तरीके से है। फिर उसके बाद मैंने दीफू पास बताया था आपको, जिसको दीफर पास भी कहा जाता है। ट्राई जंक्शन है किस किस का? इंडिया का, म्यांमार का और सुकोट चाइना तिब्बत का, ठीक है। इसके बाद आपको ये पटकाई रेंज इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये पटकाई रेंज इस तरीके से देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। एंड ये अराकान युमा जो रेंज है इसका ही पार्ट है, इसको कहा जाता है। वैसे आपको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको नागा हिल्स देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको मणिपुर हिल्स देखने को मिलेगी। और उसके बाद आपको मिजो हिल्स आपको देखने को मिलेगी। अब क्या है ना, देखो सबसे पहले कहा जाता है पटकाई बूम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क भी इस साइड आपको देखने को मिलेगा। और नामदफा नेशनल पार्क में एक आपको नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल भी देखने को मिलेगा। और ये नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। हॉर्नबिल एक पक्षी है और वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होते हैं। अब यहाँ पे आप नागा हिल्स की बात करोगे ना, तो नागा हिल्स में जो सबसे ऊंची चोटी है वो सरामती पीक है, ठीक है। वैसे ही अगर आप मणिपुर हिल्स की बात करोगे ना, तो मणिपुर हिल्स में इधर एक ब्रेल रेंज, इससे इधर एक ब्रेल रेंज भी जाती है, ठीक है। और ये मणिपुर हिल्स हैं। और मणिपुर के पता है कैसे है? मणिपुर गोल कटोरी की तरह है, आपको गोल कटोरी की तरह आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। मतलब बीच में तो एक लोकटक लेक है, इसमें आपको पता है लोकटक लेक है ना। और इधर सारी जगह पहाड़ियाँ हैं, इधर 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 भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी, और बीच में प्लेन है। और यहाँ पे लोकटक लेक है, ठीक है। और लोकटक लेक को क्या बोलते हैं? तैरती हुई लेक भी कहते हैं। और लोकटक लेक में ये लोकटक लेक हो गई आपकी, ठीक है। और ठीक है, अब ये मणिपुर हिल्स है ना, मणिपुर हिल्स से एक रिवर भी निकलती है जिसे हम ब्राक रिवर कहते हैं। और ये ब्रेल रेंज के नीचे नीचे होते हुए इस तरीके से आगे बढ़ती है और फिर ये
बांग्लादेश में चले जाती है। ये जापू हिल्स है मणिपुर में, वहाँ से बराक रिवर निकलती है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मणिपुर हिल से ही एक और रिवर निकलती है, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, चिंडविन रिवर निकलती है। और क्योंकि बहुत सारी रिवर तो इंडिया की तरफ इस तरीके से बहती है, बट जो ये चिंडविन रिवर है ना, चिंडविन रिवर, ये आगे जाके म्यांमार में जाती है। और फिर म्यांमार में आपको पता होगा एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, इरावदी रिवर है, उसकी सहायक नदी बन जाती है, ये मतलब उसमें मिल जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ नीचे मीजो हिल्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसे हम लुसाई हिल्स भी कहते हैं। और यहाँ पे ब्लू माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसकी जो इम्पोर्टेंट पीक है, हाईएस्ट पीक है, ये ब्लू माउंटेन है। हाँ, याद आ गया मुझे, जो लोकटक लेक है इसमें किबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है, जिसे हम फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं। किबुल लामजाओ इस तरीके से लिखते हैं, किबुल लामजाओ, ठीक है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है, जिसे हम फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक तरीके का हिरन भी पाया जाता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो आप देख लीजिएगा उसका, ठीक है। वैसे मुझे नाम याद था पर मैं भूल गया, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। और बराक रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवर के बारे में भी बता देता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैंने बताया था ना, अब यहाँ पे नामचा बारवा है, ठीक है। यहाँ पे ये टर्न लेता है और गॉड से जो ये सांगपो रिवर है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की। यहाँ पे नामचा बारवा में इस तरीके से टर्न लेता है और एक गॉर्ज से निकलती है, और फिर ये आगे बढ़ती हुई अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर कहते हैं इसको, आगे बढ़ते हुए असम में आती है, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर ये आगे इस तरीके से और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। अब जो ये रिवर है अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर, इस तरीके से आई और ये नामचा बारवा से एक और से निकल के सियांग रिवर होती है। इस तरीके से आप आगे बढ़ी और इस तरीके से ये गई, ठीक है। तो क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेके आती है, बहुत सारी सेडिमेंट को डिपॉजिट करती है। तो यहाँ पे सेडिमेंट को असम में एक जगह सेडिमेंट डिपॉजिट करती है और यहाँ पे एक माजुली लैंड बना देती है, ठीक है। तो ये माजुली लैंड रिवराइन लैंड हो जाता है ये, ठीक है। माजुली लैंड आपको सबसे बड़ा लैंड आपको मिलेगा यहाँ पे देखने को, ठीक है। फिर इधर से कुछ रिवर निकलती हैं, दिहांग रिवर हो गया, ठीक है, सुबनसिरी रिवर हो गया, यहाँ से लोहित रिवर होगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी इस तरीके से कामेंग रिवर होगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिक्किम में अगर आप देखोगे तो सिक्किम से एक तीस्ता रिवर निकलती है, ठीक है। और तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है रंजीत रिवर, ठीक है, रंजीत रिवर। ये पूछा गया है यूपीएससी में, ठीक है। रंजीत रिवर होगी। फिर जो असम और वेस्ट बंगाल की बॉर्डर बनाती है, ठीक है, वो अभी बताता हूँ। पहले तीस्ता रिवर होगी, तीस्ता रिवर के बाद आपको जलढाका रिवर मिलेगी, तीस्ता रिवर के बाद आपको जलढाका रिवर मिलेगी। फिर उसके बाद आपको रैदाग रिवर मिलेगी, उसके बाद आपको रैदाग रिवर मिलेगी। और जो असम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर बनाती है वो है संकोच रिवर, ठीक है, वो है संकोच रिवर, ठीक है। ये रिवर आप वेस्ट टू ईस्ट किस तरीके से रेंज है वो देख सकते हैं। इतना याद नहीं भी रखोगे, जितना मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये रिवर है, ये लोहित रिवर हो गई, ये दिहांग रिवर हो गई, ये सुबनसिरी रिवर हो गई, कामेंग रिवर हो गई, मानस रिवर हो गई। तो ये सारी रिवर हैं और जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, मेन ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इतनी सारी रिवर मैंने आपको बता दी और इतनी ही इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो एक बार देख भी लेना, ठीक है। तो पटकाई भूमि में क्या है वो सारी चीज़ें बता दी। और ये है मेघालय प्लेट्यू, ठीक है। तो मेघालय प्लेट्यू है। अब मेघालय प्लेट्यू किसका एक्सटेंशन है भाई, मेघालय प्लेट्यू है किसका एक्सटेंशन, पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन। इवन कार्बी अलोंग जो ये वाला पार्ट है, ये इट इज़ आल्सो अ एक्सटेंशन ऑफ किसका, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे मालदा गैप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मेघालय है इसको जो वहाँ की लोकल ट्राइब है उस तरीके से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे देखो गारो, खासी एंड जयंतिया, गारो, खासी एंड जयंतिया। तो इस तरीके से ये डिवाइड है क्या, मेघालय, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई ये अपना, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई।
तो क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है यार, है ना, वीडियो लंबी हो रही है, तो अब अगली बार मैं क्या करूँगा ना, प्लेन्स बनाऊँगा आपको, यहाँ पे प्लेन्स पढ़ाऊँगा आपको ना। तो सारा मतलब यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। वीडियो लंबी हो रही है तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ इसको, क्योंकि आप लोगों का भी रिदम क्या हो जाता है, इसमें ख़राब हो जाता है और कंसंट्रेशन भी नहीं रहता है, क्योंकि इतना लंबा पढ़ा रहा हूँ मैं। तो चीज़ें मैंने सारी लिखी हुई हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट तरीके से, काफ़ी मेहनत से मैंने ये चीज़ बनाई है। देखिए ये जितनी भी चीज़ें बना रहा हूँ ना, मैं सही बताऊँ, अगर मैं खुद से रिवाइज़ करता तो आधा से 1 घंटे के अंदर कर लेता। बट क्योंकि आप लोगों को समझाना है, चीज़ें पढ़ानी हैं अच्छे तरीके से, मैं चाहता हूँ कि आपको रिवर्स वाला और फिजियोग्राफी वाला एक साथ कवर हो जाए। इस वजह से मैं थोड़ा-सा क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको लंबा खींच रहा हूँ, ठीक है? तो आई थिंक अभी इतना ही पढ़ाते हैं और ज़्यादा हो जाएगा। और कैसी लग रही है यार वीडियो, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दो। फिर इसी तरीके से मैं चीज़ें लाता रहूँगा आपके लिए भी ना। तो ठीक है फिर यार, अभी इतना ही रखते हैं। कोई डाउट होता है अगर थोड़ा-सा, अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलत भी पढ़ा दिया, क्योंकि होता है ना फ़्लो में कई चीज़ें मुँह से गलत निकल जाती हैं। तो अगर ऐसा भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें ऊपर-नीचे हो जाती है, बट मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितना भी पढ़ाऊँ बिल्कुल परफ़ेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूँ, है ना? तो इतना ही रखते हैं अभी।